अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी रमशा खान। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहाँ पर आज हम एक नए सफ़र का, एक नए नावल का आगाज़ करने वाले हैं। और ये नावल है आप लोगों का मोस्ट फेवरेट। इसमें आपको मिलेगा सस्पेंस, थ्रिल और ढेर सारा रोमांस भी। और मेरी बातों से आप समझ तो गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ आप लोगों की फेवरेट राइटर समरीन शाह के नावल इरुष्का की। आज से हम अपने चैनल पर इरुष्का को शुरू कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये नावल भी समरीन शाह के बाकी नावल्स की तरह बहुत बहुत पसंद आने वाला है। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इरुष्का के एपिसोड आपको वीक में 4 डेज़ मिला करेंगी, संडे, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। 8 बजे जो है इरुष्का आप लोगों के लिए चैनल पर अपलोड होगा। और हमारी कोशिश होगी कि नावल को बाकायदगी से आप लोगों के लिए अपलोड करते रहें। तो आप लोग भी इस सफ़र में हमारे साथ रहिएगा। हम आप लोगों से जो है स्टार्टिंग में कोई डिमांड नहीं कर रहे भाई 3 के व्यूज़ दीजिए तो नेक्स्ट एपिसोड आएगी, 4 के व्यूज़ दीजिए तो एपिसोड आएगी। नहीं, नावल अपने वक्त पर जो है पोस्ट होगा आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं तो हम आप लोगों के लिए सरप्राइज़ एपिसोड भी अरेंज कर सकते हैं। तो फिर बातें तो होती रहेंगी और इस सफ़र में आप हमारे साथ रहेंगे तो बातें तो चलती रहेंगी। रोज़ हम लोग गपशप भी लगाया करेंगे नावल के बारे में और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताया कीजिएगा कि आपको इनुष्का कैसा लग रहा है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड, मगर उससे पहले कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस कर लीजिए बेल आइकॉन को ताकि आप इनुष्का की कोई भी एपिसोड को मिस ना कर सकें। हाँ जी, तो आप लोगों ने किया है इनुष्का के लिए बहुत ज़्यादा सब्र, तो आपके सब्र का फल जो है वो बहुत मीठा होने वाला है। और चलिए मैं आपको ये मीठा सा फल देती हूँ और स्टार्ट करते हैं इरुष्का की फर्स्ट एपिसोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरुष्का, रिटन बाय समरीन शाह, एपिसोड 1। चंद साल पहले रिया 4 साला इरहा अपनी नकली गन्स खिलौना साफ कर रही थी जब अलान की आवाज़ पर बेख्तियार मुड़ी। 10 साला अलान मुस्तफ़ा बढ़ते साल में काफ़ी लंबा मगर कमज़ोर सा हो गया था। अलबत्ता उसकी रोशन ग्रे ब्लू आंखें उसकी मासूमियत से भरी खूबसूरती में कमी नहीं लेकर आई थीं। इरहा अलान को देखकर मुस्कुराने के बजाय उदासी से देखते हुए दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई। उसको स्कूल से जो होमवर्क मिला था वो इतना ज़रूरी नहीं था जितना उसकी बंदूकों का साफ होना ज़रूरी था। इरहा दाऊद ने अपनी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल सीधी रखी हुई थी भाई। अरे, ना सलाम, ना दुआ, ना मुस्कुराहट, आखिर माजरा क्या है? अंग्रेज़ बाप का बेटा और आधा फॉरेनर होने के बावजूद वो इरहा से उर्दू ही बोलता था, जबकि वो अपने जुड़वा भाई बुराक मुस्तफ़ा की तरह अंग्रेज़ी भी नहीं बोलता था। वो अपनी मातरी ज़ुबान की बहुत इज्जत करता था। माँ की ज़ुबान में बात करते हुए उसे अपनायत का एहसास होता था। वहाँ के खाने से लेकर कल्चर का भी वो फ़ैन था, मगर वहाँ का रहन सहन अलबत्ता उसके मिजाज से हटकर था। ये माजरा क्या है? बेचारी पैदाइशी पाकिस्तानी थी और अच्छी उर्दू बोल लेती थी, मगर आसान, मुश्किल नहीं। वो उसके साथ गार्डन में बैठ गया, मगर फासले पे, क्योंकि कापू अंकल ऑफिस में थे। वो जब आया था तो मंजरी आम में नहीं थे, मगर बेखबर भी नहीं होंगे, वो ये जानता था। वजह क्या है? क्या किसी ने कुछ कहा है? उसने उसके घुंघराले बालों को फूले हुए एक पोनी में देखा, जो कर्ली बाल ब्रश होने के बाद बिल्कुल फूल जाते थे। सफ़ेद स्लीवलेस शलवार कमीज में वो फूला हुआ गुलाब लग रही थी। हुलिया और हाथ में पकड़ी हुई बंदूक बिल्कुल अलग ही नज़ारा था, मगर वो आदी था। उसे अपनी छोटी सी दोस्त हर हाल में कबूल थी। वो खुद भी सफ़ेद शलवार कमीज पहने हुए था। बाप भाई के साथ ऑस्ट्रिया की छोटी सी मस्जिद से जुमा पढ़ के आया था।
अलबत्ता उसने उसी रंग की दूसरी शलवार कमीज तब्दील कर ली थी। ओसीडी प्रॉब्लम थी, मगर पापा की डांट से बचने के लिए उसने हल निकाला था कि उसने नानी से कहकर एक जैसी रंग की 5 शलवार कमीज मंगवा ली थी ताकि किसी को शक न हो। वो कपड़े तब्दील करके नहा के निकला। हालांकि उसके बाबा की भी वही आदत थी, मगर वो बाप ही क्या जो बेटे के सामने हार माने। इरहा ने नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर स्कूल में कुछ हुआ है? काम ज़्यादा मिल गया? मैं हेल्प कर दूंगा। तुम क्यों करोगे? मैं जोनी भा, मैं कर सकती हूँ खुद। वो सर हिलाकर बोली। अलान बड़े गौर से देखता रहा। रिया, तुम मुझे बता सकती हो, मुझे तुम डिस्टर्ब लग रही हो। कितने छोटे थे दोनों, और दोनों की गुफ्तगू किसी बड़ों से कम नहीं होती थी। मैं नहीं बता सकती अली, वो आहिस्ता से बोली, जैसे कोई राज जो बताना भी चाह रही थी और नहीं भी। ठीक है, लेकिन याद करो मैं आपका फ्रेंड हूँ और आप मुझसे शेयर कर सकती हो। मैंने नाना को ये बात नहीं बताई, तुम्हें कैसे बताऊँ? अलान जानता था इरहा सबसे ज़्यादा अगर बात शेयर करती थी तो वो थे नाना मुमुआ से। ठीक है, मैं फोर्स नहीं करूँगा। तो क्या मैं जाऊँ? वो इजाज़त तलब कर रहा था। नहीं, मत जाओ, बैठो। वो बंदूक छोड़कर उसकी तरफ मतवज्जा हुई। उसकी मोटी सी आंखों में उदासी देख कर उसने फौरन बात बदली। बैठा ही हुआ हूँ, कहीं चलना है? पापा इन हूँ, वो मुझे और मम्मी को थोड़ी देर बाहर लेकर जाने वाले हैं। तुम्हारे पापा अमीरा के आने से खुश थे? उसने अचानक से सवाल किया। ये बड़ा अजीब सवाल था जो मासूम सी 4 साल की मगर होशियार तरीन बच्ची कर रही थी। वो खुद लाइक फाइक था, उसका भाई भी, मगर बहन हर आम बच्चे की तरह नॉर्मल मासूम सी थी, लेकिन इरहा दाऊद हर बच्चे से बेहद मुख्तलिफ सी, उससे भी ज़्यादा। उसको देखकर इसने पहले से परख लिया था कि ये चाइल्ड प्रोडिजी है, बहुत ज़्यादा। इस वक्त वो मम्मी को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, मगर अमीरा को देखते वो जैसे अपने जज्बात को कंट्रोल में ले आए। मम्मी कहती हैं कि अमीरा के आने के बाद पापा की बहुत सी आदतें बदली हैं जो उनके मुताबिक अजीब थीं। वो बुराक और तुम्हारे से ज़्यादा उसे इम्पोर्टेंस देते हैं। न जाने वो ये क्यों पूछ रही थी, मगर अलान को वो डिस्टर्ब लगी। तुम्हारे सामने है, उन्होंने कभी भी अमीरा को डांटना तो दूर, ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, जबकि हमें कभी ना कभी डांट पड़ जाती थी। बुराक को तो मार पड़ते पड़ते रह गई। तुम डॉक्टर बन जाओगे और बुराक सिंगर, तो फिर मुस्तफ़ा अंकल का बिजनेस कौन संभालेगा? ये गुफ्तगू कहाँ जा रही थी वो अभी तक समझ ना सका था। इस उम्र में तो बच्चा ABC सीखता है, जबकि इरहा दाऊद जानना चाहती थी कि बिजनेस कौन संभालेगा। पता नहीं, कभी सोचा नहीं, पापा को पता होगा, वो साफ गोई से बोला। तुम तीनों को नहीं पता? अब अलान हंसना शुरू हो गया। उसका अंदाज, उसका लबो लहजा और चेहरा अभी भी मासूम और बचकाना था, मगर सोच नहीं। वेल रिया, अभी हम बच्चे हैं, 10 साल की उम्र में ये तो सोचने से रहे, और अमीरा तो अभी 3 साल की है, और तुम भी इतनी बड़ी नहीं हुई। वो ये बात ख़त्म करने की कोशिश में था। मगर मैं बड़ी हो भी जाऊं तो भी मुझे बच्ची कहा जाएगा, वो खफगी से बोली। नहीं कहेंगे, तुम इसलिए उदास हो? अगर लड़का होती तो ना कहते, बच्चे, बाजी गाना और बेखबर। वो दुखी थी। मतलब? उसने नासमझी से पूछा। नाना बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत प्यारी हैं, और शेरो उससे भी ज़्यादा क्यूट, मगर वो कापू नहीं बन सकता। ही इज़ नॉट फिट फॉर द रोल। अब जाकर बात समझ में आई। वही इरहा का बचकाना सपना, जो उसके लिए सपना नहीं जुनून था। पापा की कुर्सी संभालना, पापा जैसा बनना। शेरू तो साल का नहीं है और
पता भी नहीं है, वो तो बोल भी नहीं सकता। सब उसे पापा का नेक्स्ट हेयर कहते हैं। वो बोलते हुए एकदम सिसकना शुरू हो गई। फिर उससे रहा नहीं गया तो मुंह पे हाथ रखकर रोने लगी। उफ, जैसे इतनी गंभीर सूरत हाल थी कि इरहा की बर्दाश्त से बात बाहर हो गई थी और अलान भुचंका रह गया। ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी। वो उस छोटी सी लड़की को कैसे समझाता कि इसमें रोने की क्या बात, कुर्सी है, ठीक है, बड़े होकर देखेंगे कि किसको मिलेगा तख्त। मगर वो तो पहले से तैयार होकर बैठी थी कि ये तख्त उसका था। बच्चे बड़े अजीब होते हैं, ये मम्मी कहा करती थी। रिया को देखकर आज वो पहली बार एतराफ़ कर रहा था, मगर बोला नहीं। लेकिन उसका रोना उसे तकलीफ़ दे रहा था। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला। मत रो रिया। मैं नहीं रो रही। मी एंगी एली, मी वेरी एंगी एली। नो वन टेक माई प्लेस। आई एम नॉट रिप्लेसेबल। वो कभी नहीं मानेगी कि वो रोती है। बच्ची थी, रोना उसका हक था और रोने पे कोई इज्जत नफ्स की सोच भी नहीं आती थी बच्चों में। मगर उसके जहन में था, उसने कहीं सुन लिया था कि मर्द तो रोया नहीं करते और ख़ासकर लीडर्स, माफिया तो रोते ही नहीं हैं। और ये बताने वाला अलान और बुराक दोनों थे। बस उसने पकड़ लिया था इस बात को। वो भी नहीं रोएगी और किसी के सामने तो बिल्कुल नहीं। मगर ये अगर गलती से रो भी दिया तो मानेगी नहीं। ये गुस्से की अलामत है। आंखों में कुछ चला गया या लड़की होने की वजह से बिला वजह पानी आ गया, वगैरह वगैरह। और वही हुआ। वो एंगी यानी कि गुस्सा होने का बहाना इस्तेमाल कर रही। ओके, काम डाउन। ये रुमाल लो वरना कापो अंकल समझेंगे तुम रो रही हो। इरो ने अब उसे घूरा। वो इतनी क्यूट लग रही थी रोते और गुस्से की मिली जुली कैफियत पे कि अलान को मुस्कुराहट दबानी पड़ी। मी नो क्राई, मी जस्ट एंगी। वो अपनी बात पर जोर देकर बोली। यस, जस्ट एंगी, उसने भी तायीद की। लेकिन अगर उन्होंने तुम्हारा गुस्सा देख लिया तो उनको डबल आ जाएगा। फिर मेरी ज़िंदगी की गारंटी नहीं। वो डरने की एक्टिंग करने लगा। नो वरी, मैं बचा लूँगी। वो उसका रुमाल लेकर आंसू अच्छी तरह साफ करने लगी। फीलिंग बेटर? इरहा ने नफ़ी में सर हिलाया। रिया, अलान की पुकार पर इरहा ने उसे देखा। तुम वाकई इररिप्लेसेबल हो और हमेशा रहोगी। मम्मी चाहती हैं कि मेरा भाई हो और मैं नहीं चाहती हूँ। वो अब अगली बात की तरफ आई। इरहा, बुरी बात, अगर फ़र्ज़ करो भाई आ गया तो क्या तुम उसे हेट करोगी? नहीं, मैं उसे प्यार करूँगी, मगर वो मेरी जगह ले लेगा ना। वो बस अपनी जगह किसी को देना नहीं चाहती थी, फिर चाहे वो कोई भी हो। मेरी बात सुन लो, एक आए या 10, तुम्हें इनसिक्योर फील नहीं करना चाहिए। वो उसकी तरफ पूरा मुतवज्जा था। मानता हूँ ऐसा हो सकता है कि वो बन जाए, मगर इतनी दुआ अगर भाई ना होने की कर रही हो, अपनी ख्वाब की क्यों नहीं करती? वो अलान मुस्तफ़ा था जिसका दावा था कि वो इरहा को सबसे ज़्यादा जानता है, और ये सच भी था। तुम्हें कैसे पता कि मैं अल्लाह ताला से ये कहती हूँ? उसकी मोटी मोटी बड़ी बड़ी आंखें फैली। अलान ने गहरा सांस लिया। आई जस्ट न्यू इट। लेकिन इंसान की अहमियत किसी नए के आने से कम तो हो जाती है। ये बात इरहा ने अंग्रेज़ी में कही। नहीं, बिल्कुल नहीं। सब अपनी अपनी जगह ख़ास होते हैं और किसी नए की आमद पर हमें उन्हें वेलकम करते हैं, क्योंकि दुनिया उनके लिए अजूबा होती है। लोग उसके लिए नए होते हैं। समझो जैसे एक एलियन गलती से दूसरी जगह के बजाय इस ज़मीन पर आ जाए तो उसे तसल्ली और एक्स्ट्रा कंफर्ट दिया जाता है। तुम समझ रही हो ना? उसने अब्रू उचकाकर पूछा। ओह, तभी न्यू बॉर्न की एक्स्ट्रा केयर की जाती है। अब वो बड़ी दिलचस्पी से उसकी बात सुन रही थी।
हाँ बिल्कुल। मतलब वो पुराने वाले से ज़्यादा स्पेशल नहीं होता? वो तस्दीक चाहती थी। बिल्कुल नहीं। अच्छा, मतलब भाई हो भी जाए मैं कापू बन सकती हूँ? अच्छा बताओ, तुम कापू बनकर क्या करोगी? इस सवाल पर वो सोच में पड़ गई। आई वॉन्ट टू मेक पापा प्राउड, लाइक टू मच। और तुम कर रही हो, बस डराया ना करो। कोशिश करूँगी। और या तुम कभी खुद को रिप्लेसेबल ना कहना। अलान और उसकी बातें, मैंने तो नहीं कहा, लेकिन ना कहना। क्यों? उसे समझ नहीं आई। बस मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके, फिर तुम मुझे कभी ना रिप्लेस करना। अलान ने उससे हैंड शेक करने के लिए हाथ बढ़ाया। इरहा ने पकड़ लिया। मैं कभी भी किसी चीज़ के लिए तुम्हें रिप्लेस नहीं करने वाला। उसके लहजे में पुख्ता यकीन था। मगर उसने मुझे रिप्लेस कर दिया उस स्टूपिड स्टैनफोर्ड के पीछे। 17 साला इरहा बेरी जूस का गिलास पीते हुए बोली। सामने बैठी 16 साला अमीरा से बोली, जो आधे बालों को स्कार्फ लपेटे वाइट सन ड्रेस में मलबूस ग्रीन केल का जूस पी रही थी। दूसरी तरफ इरहा ने घुंघराले बालों का ऊंचा जूड़ा बनाया हुआ था और आधी बालों की लटें मुंह पे आ रही थी। उसने काले रंग की लंबी सी शर्ट पहनी हुई थी और काली जीन्स। गले में उसने बर्बरी समर का स्कार्फ डाला हुआ था। वो दोनों हर हफ्ते गर्ल्स डे आउट मनाने आती थी। इरहा का कॉलेज का आखिरी साल था, जबकि अमीरा का पहला। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थीं। आप अलान भाई की बात कर रही हो इरो? उसके सवाल पर इरहा ने अपनी आंखें घुमाईं। और किसकी करूँगी मैं भला? वो तुम लोगों से बात कर लेता है, वो मम्मी तक का भी हाल पूछ लेता है, वो बुराक को पाकिस्तान भी कॉल कर लेता है, जबकि बुराक की इतनी टफ रूटीन है। और तो और वो नाना मुम्मा को भी टेक्स्ट कर लेता है, जबकि मेरे लिए वक्त ही नहीं है। वो शिकवा करने लगी। मगर आपकी बात कल ही तो हुई थी, तो अपसेट क्यों हैं? अमीरा को समझ नहीं आ सकी। एक हफ्ते वाली कॉल का एहसान इस तरह मत छाड़ो, वो नाक चढ़ाकर बोली थी। जारी है। जी तो रीडर्स, कैसी लगी आपको आज की ये एपिसोड? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। अभी कहानी का आगाज़ है, आप लोगों को बहुत सी चीज़ें नहीं समझ आ रही होंगी, जो वक्त के साथ साथ मज़ीद खुलती जाएंगी तो आपको समझ आती जाएगी। तो जनाब, मेरी तरफ से इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम सेम चैनल पर। और आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और जाते जाते आपकी राइटर समरीन शाह का आप लोगों के लिए एक मैसेज है, जो कि आप लोग सुनिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आपको इरुष्का का ये एपिसोड 1 अच्छा लगा होगा। छोटा भी लगा होगा, मगर क्योंकि हफ्ते में 4 बार आना है, तो आई होप वो एपिसोड की रेंज के साथ कीप अप हो रहे। ऐसा ऐसा नावल की स्टोरी खुलना शुरू होगी, भी समझ आना शुरू होगी। कुछ लोगों को तो अभी इंट्रोडक्शन की भी समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्या हो रहा है, कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जिन लोगों ने प्रोलॉग नहीं पढ़ा, तो वो इस YouTube के सर्च में जाके रुष्का की प्लेलिस्ट में सबसे पहले 2 प्रोलॉग्स को पढ़ लें और मेरा मैसेज और नोट पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिपीट भी कर देती हूँ। इरहा दाऊद जो है वो बेसिकली सिकंदर भा और रिमशा रऊफ़ की इकलौती बेटी है, ठीक है। और इस नावल में भी मेंशन किया जाएगा ताकि लोगों को कन्फ्यूजन क्लियर, मतलब बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो जो रिमशा रऊफ़ और सिकंदर भा की स्टोरी है वो करबुंते बरम है एंड दिल तंगिदम एंड सिम्प्रे यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, क्लासिक डिजिटल लाइब्रेरी पे भी अवेलेबल है। करबुंते बरम एंड दिल तंगिदम आर फ्री अवेलेबल एट क्लासिक उर्दू मटीरियल वेबसाइट। और जो अलान मुस्तफ़ा है, जिसकी अभी एंट्री होनी है और आनी है, वो इंशाल्लाह आपको क्या कहते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आएगा वो। और उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं जो है क्या नाम है, ही इज़ गोइंग टू ब्रिंग लॉट्स ऑफ सरप्राइजेज़
तो उसका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो आप लोगों से बात करेगा, वो आपसे अपने दिल का हाल बयान करेगा, क्योंकि वो बड़ा खामोश कैरेक्टर है और इतना चुप चुप हीरो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं अगर ऐसे शो करूँगी कि वो बिल्कुल खामोश है, चुप है, वो बात नहीं कर रहा, तो आप लोग कहोगे कि कितना बोरिंग हीरो मिला है इरहा को, वो खुद से बातें करेगा, तब भी आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम नॉवेल्स में हो रहा है। तो और भी बहुत सी चीज़ें हुई हैं। अलान मुस्तफ़ा और बुराक मुस्तफ़ा, वो ये दोनों ट्विन्स हैं और ये लोग इट वाज़ अ पार्ट ऑफ माय फर्स्ट सीरीज़ द वन एंड द फॉरएवर। मुस्तफ़ा आसिफ और हया के बेटे हैं ये दोनों। और अभी सिर्फ बुराक मुस्तफ़ा की स्टोरी नहीं, अलान मुस्तफ़ा और इरहा दाऊद की स्टोरी चलेगी इंशाल्लाह। और भी मैनी मोर टू कम, और भी करेक्टर्स से आपकी इंट्रोडक्शन होगी। लेकिन जिन लोगों को थोड़ी सी क्लियर पिक्चर चाहिए वो करबुंते बरम, दिल तंग दम और सिंपड़े पढ़ सकते हैं। द वन का जो है वो बेसिकली कुछ PDF का इशू आ चुका है, उस पर भी मैं जल्द से जल्द वर्क कर रही हूँ, तो वो भी आप लोगों को पढ़ने का मौका मिल जाएगा ताकि आपको मज़ीद क्लियर पिक्चर मिल जाए। लेकिन नहीं भी पढ़ा तो अफसोस ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू स्टोरी है। इसको किसी पार्ट के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप एज अ स्टोरी यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यू जनरेशन की स्टोरी है। इस स्टोरी जो है ये सिर्फ अपने एक नॉर्मल पेस में चलेगी, इस पर कोई रोक टोक स्टॉप नहीं, क्योंकि मैं आधे से ज़्यादा इसको पहले से लिख चुकी हूँ। इसकी एपिसोड मंडे को आएगी, वेंसडे को आएगी, फ्राइडे को आएगी और संडे को आएगी। और इसका और कोई रुकावट, कोई छुट्टी नहीं। हाँ, स्पेशल सरप्राइजेज़ एपिसोड बन सकते हैं अगर लाइक्स और व्यूज़ और कमेंट्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, मैं तब आप लोगों से तब कहूँगी, वरना मैं आप लोगों से बिल्कुल डिमांड नहीं करूँगी, क्योंकि ऑनेस्टली लोग मुझे यही कहते हैं कि राइटर कमेंट जो लाइक की डिमांड करती है, जो कि एक राइटर का राइट है। लेकिन इस दफ़ा मैं ये वाला शिकवा नहीं करूँगी, इसको ऐसे कंटिन्यू करेंगे। और बस मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे इस सफ़र में तावन देंगे, क्योंकि ये मेरा पहला यूट्यूब नावल आ रहा है। मैंने देखा है कि आप लोग और भी बहुत से राइटर्स को यूट्यूब जो नावल्स चला रही हैं उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते हैं, जबकि मुझे लिखे हुए भी छोड़े हुए भी नावल को एक अप्रॉक्सीमेटली 1 साल हो चुका है। तो आफ्टर सो मैनी डेज़ कह लें, मंथ्स कह लें, एन ईयर कह लें, तो उसमें मेरा थोड़ा सा लिखना बड़ा मुश्किल रहा है। इतनी आसान नहीं होती, एक आदत भी ख़त्म हो जाती है, तबीयत भी कुछ ऐसी थी। तो उसमें मुझे आप लोगों की सपोर्ट की, मोहब्बत की भरपूर कोशिश है। और मुझे प्लीज़ प्रेशर ना कीजिएगा कि नावल का साइज़ छोटा क्यों है, लंबा क्यों है। आपको हफ़्ते में 4 दफ़ा मिल रहा है, जो कि ये मैं अमूमन अपने राइटिंग स्टाइल में ऐसा नहीं करती। और प्लीज़ रिटन ना कहें, ई बुक ना कहें, फेसबुक ना कहें, ये सिंपली यूट्यूब नावल है और आप लोगों को यूट्यूब में ही पढ़ने को मिलेगा। फ्यूचर में 1-2 साल अगर गुजर जाएं, वी विल थिंक ऑफ अनदर अल्टरनेटिव, तब तक आप वेट कर सकते हैं तो ठीक है। लेकिन इसको एज अ साथ लेके पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसको मैंने सस्पेंस के अंदाज में लिखा है, क्योंकि दिस इज़ द काइंड ऑफ नावल जो मैं चाहती हूँ कि मेरे रीडर्स मेरे साथ इंटरेक्ट करें। आई होप सो आपको मेरा पैगाम समझ आ गया होगा। इग्नोर द सम बैकग्राउंड नॉइज़ेज़, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने बहुत दफ़ा रीडो किया है। तो लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ इरहा दाऊद एंड अलान मुस्तफ़ा।